हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमने पॉलिटी के लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना। इंडिया ने एडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों किया, क्यों नहीं किसी और तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने चुना। ठीक है, क्या कारण था, क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इन सबको आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो पहला वर्ड है पार्लियामेंट, ठीक है, उसके बारे में। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट होता क्या है? एक्चुअल में पार्लियामेंट एक फ्रेंच वर्ड है। पार्लियम से बना है। ठीक है, पार्लियम का मतलब होता है स्पीकिंग, बोलना। ठीक है, तो इसलिए आपको पता है कि जब भी हम पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद में जाते हैं, या उनका कोई भी सेशन को आपने देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है, बातें होती है, डिबेट होता है, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं लोगों के लिए, उनको सुना जाता है, उनके ऊपर बातचीत होती है, डिबेट होता है, और उसी तरीके से बोलचाल में हम लोग क्या करते हैं, हमारे नए लॉज बनाते हैं, लॉज के लिए डिस्कशन करते हैं। तो ये फॉर्म होता है पार्लियामेंट का। जब भी पार्लियामेंट की बात आती है तो हम ये काम करते हैं। ठीक है, अब पार्लियामेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो पार्लियामेंट होता है कोई भी ऐसा रूम जहां पे आपके चुने हुए प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के ये काम करते हैं, डिस्कशन का काम। ठीक है, स्पीकिंग का काम करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाते हैं कि हाँ, इन मुद्दों पे हमें बात करनी जरूरी है। तो ये कोई भी हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा पार्लियामेंट कहाँ है, न्यू दिल्ली में, पर पार्लियामेंट कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूम में जहां भी डिस्कशन हो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, उस समय उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं क्या पार्लियामेंट पहले होता था, ये कि एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंशियंट टाइम्स में इसका यूज होता था, नहीं होता था, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है। ठीक है, कैसे डिस्कशन की बात हुई है, तो पहले जब हम ट्राइबल समय में देखते थे, एंशियंट टाइम्स में देखते हैं, तो ट्राइब्स होते थे। ठीक है, ट्राइब्स क्या करते हैं, इनकी एक काउंसिल होती थी, काउंसिल जिसे हम परिषद कहते हैं, वो काउंसिल होती थी। उनमें क्या होता था, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत होती थी, और उसके बाद ये काउंसिल जो है जिस भी नतीजे पे पहुंचती है, वो नतीजा किसे बताया जाता था, वो बताया जाता था हेड ऑफ ट्राइब, जो भी ट्राइब का मुखिया होगा उसको बताया जाता था। तो सिमिलर सिचुएशन देखिए यहाँ पे, आपने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात हो गई है उसको अब ये लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं किसके पास, हेड ऑफ द स्टेट। और जब तक हेड ऑफ द स्टेट उसमें मंजूरी ना दे दे, तब तक वो जो डिस्कशन किया हुआ टॉपिक है, वो बिल जो है, वो एक्ट में परिवर्तित नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आइडिया है ये नया नहीं है, ये आइडिया बहुत पहले से चला आ रहा है। जब से लोग क्या करते हैं, अपना बातचीत करते हैं, अपने लिए मुद्दे उठाते हैं और उन पे विचार विमर्श करके, ठीक है, डिस्कशन करके उन मुद्दों को सॉल्व करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। अब जानते हैं ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये इसको आगे हम बढ़ाते हुए देखते हैं कि देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से निकला है, पार्लियम वर्ड, जो फ्रेंच वर्ड है जिसमें बोलते हैं हम स्पीकिंग। तो यहाँ पे आज के समय में हमारे यहाँ क्या चीजें होती हैं, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम
डेमोक्रेसी के कारण ही आता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा करता है। ठीक है, हमेशा ही जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो वो रिलेट किससे करेगा, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र से। क्योंकि जब तक आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में चुना जाता है, तो तब तक वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कन्वर्जन में नहीं लाके देगा, क्योंकि आपके प्रतिनिधि ही कहीं पे बैठ के आपके मुद्दों को सामने लाके उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए डेमोक्रेसी कंपलसरी होता है। अब जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को और किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं। एक है वेस्ट मिनिस्टर, दूसरा है कैबिनेट फॉर्म, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, ठीक, वेस्ट मिनिस्टर है, कैबिनेट है, रेस्पॉन्सिबल है, और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे कई जगह पे इंडिया और ब्रिटेन में कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली किस नाम से बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टीरियल। ठीक है, अभी मैं बता दूं क्यों। देखिए, वेस्ट मिनिस्टर का जो मॉडल है ये कॉन्सेप्ट आया है ब्रिटेन से। हमारे सामने दो डेमोक्रेसी थी उस समय, एक था ब्रिटेन, दूसरा यूएसए। और यूएसए में हमने देखा है कि यूएसए में क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम ना लेके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को अपनाया गया। तो हमारे सामने जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म था, ठीक है, और हम तो गुलाम थे ब्रिटेन के, फिर भी हमने ब्रिटेन का ही आइडियोलॉजी यानी कि वही मॉडल को क्यों चुना। इसका कारण था कि हमें ये दिख रहा था, क्योंकि हमने इसे आंखों से सामने से देखा है। ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी यूएसए के प्रेसिडेंशियल मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन, उसके ड्रॉबैक्स को हमें ज़्यादा जानकारियां नहीं थी हमारे पास, इसीलिए हमने ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो ज़्यादातर ब्रिटिश स्टडी करके आए हुए ज़्यादा थे। ठीक है, चाहे आप महात्मा गांधी को ले लें, जिनके द्वारा आइडियोलॉजी दी गई थी कि हमारे पास एक अपना संविधान होना चाहिए। एम.एन. रॉय को ले लें। ठीक है, इसके अलावा और भी जितने भी आप देखेंगे जो भी क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट में थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना योगदान दिया, वो ज़्यादातर ब्रिटेन के स्टडी पैटर्न से ही प्रभावित थे। ठीक है, इसीलिए हमने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया। दूसरा, कैबिनेट मॉडल क्यों बोलते हैं? देखिए, कैबिनेट मॉडल इसलिए बोलते हैं कि जब डेमोक्रेसी में आप चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं, तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से भी कुछ लोग एज ए मिनिस्टर काम करते हैं। ठीक है, तो उन मिनिस्टर्स को जो इम्पोर्टेंट डिग्निटीज होते हैं, जिनके पास इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनकी बातें ज़्यादातर सुनी जाती हैं और उनके द्वारा ही ज़्यादातर लॉज या ज़्यादातर स्कीमें इम्प्लीमेंट होती है या बनाई जाती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर हम इसे कैबिनेट मिनिस्ट्री या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है रेस्पॉन्सिबल। देखिए, नॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी जब हम और आप बात करते हैं तो वो होता है कि कोई भी चीज़ आपको दी गई, आप जिम्मेदार हो गए। पर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि अगर आपने जिस चीज़ के लिए उन्हें चुना है वो उसके लिए आंसर नहीं कर पाते हैं, यानी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि स्पीकिंग है, ठीक, बात करना है, मुद्दों पे बात करने के लिए जवाब देना जरूरी है। अगर आपको जिस काम के लिए चुना जाए आप वो नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है या आपको हटाया जा सकता है। तो जो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डिफरेंट होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म में डिफरेंट होता है। ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कैसे। प्राइम मिनिस्टीरियल क्यों बोलते हैं? देखिए, क्या होता है, दो तरीके का फॉर्म होता है। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब हम HOS यानी हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो वो हमारे कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट हमारे क्या है, नॉमिनल हेड है। उनके पास गवर्नमेंट या गवर्नेंस का पावर उतना ज्यादा नहीं है। उनके पास सिर्फ लास्ट में किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना
एसर्शन यानी अपना एसेंट देना कंपलसरी होता है, अदरवाइज उनका लॉ मेकिंग में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो हर तरह के स्कीम्स, लॉ या जो भी पार्लियामेंट के इफेक्ट्स होते हैं उन सबको ऑन ग्राउंड लाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को मानते हुए, क्योंकि ज़्यादा पावर्स इनके पास होते हैं, रियल हेड होते हैं, इसीलिए हम कई बार पार्लियामेंट्री फॉर्म या पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अपनाया और क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया। देखिए हमने ये देख लिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। अब जानते हैं कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अपनाया, यानी डिफरेंस जान के अंतर जानेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही एडॉप्ट किया। देखिए सबसे पहले आता है कि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट नॉट इक्वल टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट इज इक्वल टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जब आपके रिप्रेजेंटेटिव कहीं बैठ के आपके लिए लॉ मेकिंग करते हैं या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूएसए में जो प्राइम एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ठीक है, क्या वहाँ पे ये काम नहीं होता है? नहीं, वहाँ भी होता है, वहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम सेनेट के नाम से जानते हैं। सेनेटर्स सुने होंगे आप। तो जो सेनेट्स होते हैं, सेनेटर्स, वो एक जगह बैठते हैं सेनेट में और वहाँ पे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सेपरेशन ऑफ द पावर। प्रेसिडेंट जो काम करेंगे उसमें इंटरफियरेंस हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पे करेंगे, लेकिन जो सेनेटर्स करेंगे वो इंडिविजुअल अपने टेरिटरी के लिए करेंगे, ठीक है। तो सेनेटर्स के वर्क में इंटरफियर प्रेसिडेंट नहीं करेंगे और प्रेसिडेंट के वर्क में इंटरफियर सेनेट्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दिखता है आपको कि ये है सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ फंक्शनैलिटी है। क्यों बता रहा हूँ, देखिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यहाँ पे दोनों होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव, या हम बोल सकते हैं उनको लेजिस्लेटिव की तरह काम करते हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में नहीं होते हैं तो एज एन एग्जीक्यूटिव वो उन सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एज ए एमपी, ठीक है, वो काम करते हैं। यानी यहाँ पे है ड्यूल मेंबरशिप, ड्यूल फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल फंक्शन, यूनिटरी फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव इज डिफरेंट एंड एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट। सेनेटर्स और प्रेसिडेंट एक दूसरे में इंटरफियर काम में नहीं करेंगे, पर यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो रिटन या अनरिटन किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ब्रिटेन प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल में भी सेम है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, ये डिफरेंस हुआ कि क्या होता है कि जो लॉ है ना, वो जो बन रहा है वो इम्प्लीमेंट तीनों के लिए होगा, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तीनों बाउंड होंगे ज्यादातर केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन के काम के अंदर, मतलब उनके लॉज के अंदर। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है या जुडिशियरी है, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर बाउंड होंगे, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, कलेक्टिव, यानी हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल भी अगर, मतलब कोई भी मिनिस्टर अगर वो अपना पावर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, बेसिकली इसका मतलब होता है कि
नो कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर किसी को, तो ठीक है, नो कॉन्फिडेंस के केस में अगर सरकार के किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ आता है तो उसके कारण पूरी की पूरी गवर्नमेंट को भी रिजाइन करना पड़ सकता है। यानी कि सारे लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होंगे? लोकसभा के प्रति। इतना याद रखिएगा कि पार्लियामेंट लिखा रहता है पर बेसिकली एक्चुअली में लोकसभा के प्रति ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट करके हम कहाँ भेजते हैं? लोकसभा में। तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है वो हमेशा किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए। यानी कोई भी बिल जो कि मिनिस्टर के द्वारा लाया गया, खासकर मनी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि आपका बजट वगैरह होता है, ठीक है, तो इस केस में अगर वो बिल मिनिस्टर के द्वारा लाया गया, क्योंकि मिनिस्टर की ज्यादातर मनी बिल वगैरह लाते हैं, तो वैसे बिल्स में क्या होता है ना कि अगर वो लैप्स होता है तो उस केस में, नो कॉन्फिडेंस के केस में, ठीक है, को पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है, पूरे पूरे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ जाता है। पर ऐसा केस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है। यहां पे क्या होता है? जो रेस्पॉन्सिबल है वही निकलेगा, ठीक है, उसे ही रिजाइन करना होगा, पर यहां पे सबको करना पड़ जाएगा। ये था पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये था प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसके अलावा, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, ठीक है, हाउस मतलब घर नहीं हो रहा हूं, हाउस मतलब लेजिस्लेटिव हाउस, ठीक है, तो लोकसभा डिसॉल्व होता है, आपको पता है, राज्यसभा परमानेंट सीट है तो वो डिसॉल्व नहीं होती है, पर ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है, वहां डिसोल्यूशन जैसा कोई टर्म नहीं है, क्योंकि सेपरेशन है ना पावर में, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या होता है कि वहां पे सेनेटर्स को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सेनेट डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, वो डिफरेंस होता है, ठीक है। नो डिसोल्यूशन, बेसिकली लोअर हाउस की बात कर रहे हैं हम लोग, लोअर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होता है, कहां पे? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये था कुछ डिफरेंसेस। अब जानते हैं कि हमने किन कारणों से प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया। देखिए, इसका कारण था, तो हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसलिए अपनाया क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारा जो कल्चर है कंपोजिट कल्चर है, बहुत सारे रंग रूप, ठीक है, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं साथ में, तो हम सबका जो सोचने का नजरिया है वो अलग अलग होता है, तो उन सबको एक साथ लेके कैसे चला जाए? तभी चला जा सकता है जब सबकी सुनवाई हो सके। तो सबकी सुनवाई होने के लिए क्या बोलते हैं हम? वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, ज्यादातर अलग अलग देखेंगे ना, आपकी एससी के भी लोग होते हैं, एसटी के भी होते हैं, ओबीसी के भी होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, फीमेल रिप्रेजेंटेशंस होता है, अलग अलग एरिया से रिप्रेजेंटेशंस होता है, ठीक है, फिर अलग अलग पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या होता है कि सब लोगों की बातें सुनी जा सकती हैं, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसीलिए हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम लिया। दूसरा, यहां पे क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में कि आपको दिखेगा कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी होता है, मतलब एक रूपता, ठीक है, एक जैसे दिखेंगे। कैसे पॉलिटिकल होमोजेनिटी कैसे दिखेगा? क्योंकि आपको पता है कि हमारे सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, ठीक है, अलायंस भी बोल सकते हैं, पार्टी या अलायंस, उनके बीच में से चुना जाता है उनका लीडर, ठीक है, तो लीडर ये होता है प्राइम मिनिस्टर। और क्योंकि ये जो है ना मेजॉरिटी पार्टी, ये जब जीत के आती है तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया सारा लॉ पास होना ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए आपको दिखेगा कि रिप्रेजेंटेशन में भी पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, क्योंकि जो लॉज जो एग्जीक्यूटिव है इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव है, तो जो लॉ ये बना रहा है वही लॉ को इम्प्लीमेंट भी तो उसी को करवाना है, तो लॉ भी वैसे ही बनाएगा जो उसको इम्प्लीमेंट करवाने में आसानी हो या इजीली मैंडेट हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा कारण जिसके कारण हमने
पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल रीजन था कि ब्रिटिश को हमने शुरू से देखते हुए हमें पता चला था कि ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा होता है और उनसे हम वाकिफ थे। उसके बाद उसके अलावा वाइडर रिप्रेजेंटेशन होता है, पॉलिटिकल होमोजिनिटी होती है, इसके कारण भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। तो ये तो कारण थे, पर इसे कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं, इसी खिलाफ भी कई लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम सही नहीं था, हमें इसे नहीं अपनाना चाहिए था। वो क्या था? ठीक है, क्रिटिसिज्म था सबसे पहला कि स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये लॉ बनने में बहुत स्लो होता है, एक चुनाव होना होता है, चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया होती है, उससे गुजर के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने में से एक लीडर चुनते हैं, फिर वो लीडर चुन के आता है, फिर शपथ लेता है, फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है, खासकर लॉ मेकिंग में टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस कहा जाता है। पर स्लो होता है लेकिन ये थॉरो प्रोसेस होता है, इसे बहुत सारी चीजें हम बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ही पास करवा पाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था कि दूसरा कारण है कि डिसकंटिन्यू हो जाती है कई बार पॉलिसीज। देखिए, अगर पिछले बार मान लेते हैं किसी एक्स पार्टी का रूल था, अगले बार में वाई पार्टी रूल में आएगी, तो हो सकता है कि वो जो वाई पार्टी है वो पिछले बार के एक्स पार्टी की जो भी पॉलिसीज थी उन सबको बदल दे, चेंज कर दे, अपने हिसाब से नए पॉलिसीज लॉन्च कर दे। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है कि पॉलिसीज कंटिन्यूस नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मेट के लिए होता है। ठीक, इसके अलावा कैबिनेट हाई पोजीशन पे होती है, ये कहा जाता है। ठीक, जबकि हम जानते हैं कि कैबिनेट में बहुत कम मिनिस्टर्स होते हैं, पर फिर भी सारा लॉ मेकिंग या सारा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? निर्णय लेने की क्षमता कैबिनेट के पास ज्यादा होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम में। तो बोला जाता है कि जब कैबिनेट के पास ज्यादा पावर आ जाता है, ठीक है, जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है। ठीक है, एक जगह इकट्ठा होने लगता है, ये कहा जाता है। और चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है अनस्टेबल गवर्नमेंट का। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा हंग असेंबली जैसा टर्म सुना होगा आपने। हंग असेंबली कब होती है? उस केस में होती है जब किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी नहीं आ पाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमेशा बीच में त्रिशंकु सरकार, आपने सुना होगा, त्रिशंकु है क्योंकि वो सिचुएशन में कोई भी सीट क्या वो कंफर्म नहीं हो पाया, मेजॉरिटी कंफर्म ही नहीं हो पाया, तो उस केस में हो सकता है फिर से चुनाव करवाना पड़ जाए। ठीक, तो इसे ये सारे चार क्रिटिसिज्म थे कि स्लो मेकिंग है, स्लो प्रोसेस है, दूसरा पॉलिसीज कई बार डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, फिर कैबिनेट ऑन हाई पोजीशन होता है, अथॉरिटेटिव हो जाता है, सत्ताधारी, और लास्ट में बोला जाता है अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है। ये सब इनके विरोधाभास थे। तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप, ये पूरा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। यहाँ पे हमने जाना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने क्यों अपनाया, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमारी डाइवर्सिटी रिच डाइवर्सिफाइड है, हम कंपोजिट कल्चर है, बहुत सारे कल्चर्स का समावेश है हमारे अंदर, इसीलिए हमको सबको रिप्रेजेंटेशन देना ज्यादा जरूरी लगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या चुना? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं डाउट्स को, मैं अगले लेक्चर में उन डाउट्स को क्लियरिफाई कर दूंगा। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो लोग भी यूपीएससी 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हो, प्रीलिम्स 2025 का, उनके लिए हम 75 डे का एक प्रीलिम बूस्टर क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पूरे होल ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा आपको, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। उसके अलावा एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी और इकोनॉमी के बेसिक्स भी क्लियर किए जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स की। ठीक है, इसके अलावा आपको मैपिंग करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इन 75 दिनों में, ताकि आपको प्रीलिम्स में एक एज मिल सके बाकियों से। तो अगर आपको अपना प्रीलिम्स का ये जो जर्नी है इसको और स्मूथ करना है, इसे और आसान बनाना है, तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए।
हम आपकी इस जर्नी को और स्मूथ करेंगे, एक स्ट्रीमलाइन पाथ देंगे ताकि आप आने वाले प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। तो अगर आपको जुड़ना है तो आपको दिए हुए नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक हम अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिजिकली हमसे मिलना हो, मेंटरशिप लेनी हो कि आगे क्या करना है, कैसे रिवीजन करना है या कैसे हमारा जो आगे का पाथ होना चाहिए वो कैसे फॉलो करें, तो इन सब की भी मेंटरशिप हम देते हैं। इसके लिए भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे ऑफिस में जो सामने आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा एड्रेस है, उस पर आप आके मुझसे मिल सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं। वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी सब बातों के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।